वंदन राजुवार, अभिनंदन राजुवार। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान विज्ञान प्रशिक्षण शिक्षण प्रसार और नवशोध। पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों, राम राम सा। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा हर माह के दूसरे व चौथे बुधवार को आयोजित इस राजुवास ई पशुपालक चौपाल में मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, देशक प्रसार शिक्षा, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर महीने दूसरे और चौथे बुधवार को आपके सामने रूबरू होते हैं, एक नए विशेषज्ञ के साथ आपकी एक नई समस्या पर चर्चा करने के लिए, एक नई तकनीक की जानकारी प्रदान करने के लिए फेसबुक के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं और आप हमसे भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक विशेषज्ञ तो मैं कहूँगा, पर हमने हमेशा किसी वैज्ञानिक को जोड़ा है। आज हम जो एक शख्सियत को जोड़ रहे हैं, एक हस्ती को जोड़ रहे हैं, वो आप लोगों के बीच में से ही हैं, एक प्रगतिशील पशुपालक और किसान भाई श्री सुरेंद्र जी अवाना जी। सुरेंद्र जी अवाना जी का मैं अगर नाम बताऊं तो आप जो है ग्राम बहराना, पंचायत बिचून, जिला जयपुर से हैं और पशुपालन के क्षेत्र में और किसानी खेती के क्षेत्र में आप एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। आपका इस राजुवासी पशुपालक चौपाल में स्वागत। अवाना जी, किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों की तरफ से राम राम साहब। आपको भी सबको राम राम साहब। अवाना जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं ये कहूँगा, ये किसान भाइयों और पशुपालकों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। जो जानकारी हम पिछले 2 साल से हमारे पशु विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, विश्वविद्यालय के प्रसार केंद्रों के माध्यम से, विश्वविद्यालय के प्रसार गतिविधियों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों तक, हमारे पशुपालक भाइयों तक पहुंचा रहे थे, वो जब तक सार्थक नहीं है, जब तक कोई प्रगतिशील, जब तक कोई किसान या पशुपालक भाई उसको ना अपनाए। और ऐसे बहुत सारे पशुपालक हैं जो जैसे जैसे उन्नत तकनीकियों को अपनाते जाते हैं और वो प्रगतिशील बनते जाते हैं, उनकी आय की बढ़ोतरी होती जाती है और एक वो समाज में मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही मिसाल है हमारे आज के विशेषज्ञ, हमारे प्रगतिशील पशुपालक और किसान भाई श्री सुरेंद्र जी अवाना जी। जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो मैं हमारे किसान भाइयों को जो पूरे राजस्थान जिले के इसमें जुड़े उनको बता दूं कि आप पिछले 35 वर्षों से किसानी का काम कर रहे हैं और आपने पहले एकीकृत खेती करते थे, अब समन्वित खेती की तरफ जो है आप बढ़ रहे हैं और आपको हाल में ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो सबसे बड़ा अवार्ड है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021, वो आपको केंद्र सरकार ने प्रदान किया है। इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और पूरे पशुपालन जगत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयां अवाना जी। आपने न केवल जयपुर जिले का, मैं तो कहूँगा पूरे राजस्थान का, और मैं कहूँगा कि पूरे पशुपालक समाज का नाम जो है गौरवान्वित किया है। आपको जैविक खेती के लिए भी प्रथम पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषक नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार 2021 भी आपको मिला हुआ है। राष्ट्रीय हरदर ऑर्गेनिक अवार्ड 2019 भी आपको मिला है और इस तरह कई संस्थाओं द्वारा आपको जो है राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। आपका जो अनुभव है, जो आपने नवीन तकनीकों को अपने खेत में, अपने पशुपालन के क्षेत्र में अपनाया है, उसकी जानकारी हमारे अन्य पशुपालक भाइयों तक पहुंचेगी और वो भी इस तरह अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहले हम पुनः सुरेंद्र जी अवाना का इस राजुवास ई पशुपालक चौपाल में स्वागत करते हैं और पहला जो सवाल आ रहा है अवाना जी, वो ये है कि पहले आप सिर्फ कृषि आधारित आपकी आजीविका थी, खेती करते थे, फिर आप धीरे धीरे समन्वित कृषि में आए और पशुपालन को इसमें जोड़ा। इसकी क्या वजह रही और इससे आपको क्या फायदा मिला, ये बताएं।
सबसे पहले तो मैं राजूवास के डायरेक्टर एक्सटेंशन धूड़िया जी और इनकी पूरी टीम और राजूवास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप एक पशुपालक को आप अपने चौपाल में जोड़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहले सिर्फ परंपरागत खेती, जो खास तौर से रबी और खरीफ के अंदर, और खरीफ में तो सारी बरसात वाली फसलें करते थे और चारों तरफ यही था। कोई भी आगे पशुपालन की भी करते थे तो एक या दो गाय या भैंस जो भी है पशुपालक रखते थे, तो उससे वो घर के अंदर यूज करते थे। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता लगा कि सरकार भी मदद कर रही है और डेयरी के अंदर आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉफिट है, तो मैंने एक छोटी सी ट्रेनिंग लेके और अपना मन बनाया और 12 दिसंबर 16 को जहाँ खेती करता था वहीं 2 गाय लाया और 2 गाय से मैंने धीरे धीरे 6 महीने में 25 गाय की। और उसके बाद मैंने, जैसे राजूवास के साइंटिस्ट हैं और अन्य सरकार के साइंटिस्ट हैं, उन सब से सीख के और ब्रीडिंग, नस्ल सुधारना और दूध उत्पादन बढ़ाने के ऊपर मैंने कार्य किया, जो आज मेरे पास 210 गिर नस्ल की गायें हैं और उनमें मैं दूध का काम गोबर गोमूत्र से भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। आपने जो बताया कि आप परंपरागत खेती में 2 गायों से आपने जो शुरू किया था और आज आपके पास ये 210 गायें आ गई है। इसमें आपने जो 2016 की बात करी, आज 2022 चल रहा है, 6 साल में आप क्या समझते हैं, आपकी आमदनी कितनी थी और पशुपालन को खेती के साथ जोड़ने से इसमें क्या आपकी आमदनी में फर्क आया? इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं, वाना जी। देखिए, जैसे मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक खेती है वो बिना देसी गाय के संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा तो फायदा मुझे ये हुआ कि जो मेरी रेतीली और बजरीली मिट्टी थी, आप फार्म पे देखेंगे कि आसपास आज वैसी है, वो पशुपालन करने से, देसी गाय के गोबर गोमूत्र वहाँ चराने से और उसका गोबर गोमूत्र डालने से सबसे तो पहले बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरी जमीन सुधर गई, पूरी ऑर्गेनिक है और अच्छी उपजाऊ हो गई। ये कोई भी पशुपालक भाई आके देख सकता है कि किस तरह से सुधरी है। उसके अलावा जैसे खेती के अंदर या सब्जी है, बागवानी है, इसमें कोई भी फसल बोते हैं 35 दिन 40 दिन में सब्जी आती है, 3-4 महीने में फसल तैयार होती है, तब पैसे आते हैं। और वो भी आप देखते हैं कि कभी बारिश कम है, कभी ज्यादा है, कभी इस बार देखिए आप गर्मी तेज थी, फिर सर्दी भी बहुत तेज थी, तो इन फसलों में नुकसान होता था। मैं बताऊंगा पशुपालन भाइयों को कि पशुपालन का काम साथ साथ आप करेंगे तो एक तो आपकी डेली इनकम, कुछ न कुछ इनकम होगी, जो हमारी परंपरागत खेती में डेली इनकम नहीं होती। इससे एक तो डेली इनकम होगी, दूसरा हमारा जमीन है वो सुधर जाएगी। और डेली इनकम के साथ अगर आप दूध को अच्छी मार्केटिंग करके देते हैं तो उसकी, आप कोरोना के बाद तो देसी गाय के दूध की बहुत डिमांड बढ़ी है, तो ये समझिए आपकी मेरी इनकम धीरे धीरे दूध के साथ साथ सब्जी भी चली जाती है, उसी ट्रांसपोर्टेशन से कोई अलग से नहीं लगता। तो मेरी जमीन भी सुधरी है और मेरी इनकम भी काफी बढ़ी है पशुपालन करने से। किसान भाइयों, तो अवाना जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर आप डेली आमदनी चाहते हैं तो खेती के साथ आपको पशुपालन को जोड़ना ही पड़ेगा। चाहे हम वो 2 गाय से प्रारंभ करें, चाहे 10 गाय रखें, प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, तो पशुपालन को आपको रखना ही रखना है। इसमें एक सवाल ये आ रहा है, जैसे आप अभी चर्चा भी अपनी प्रारंभ भी हुई है कि पशुपालन में आपने खेती में कौन कौन से पशु रख रखे हैं और क्या खाली गाय रखी है या और भी आपके फार्म पे पशु हैं? सर मैं बताऊंगा, सबसे पहले तो मैंने देसी गाय से ही प्रारंभ किया और देसी गाय के बाद दूसरा पशुपालन जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, आज मैं आपको बताऊं, बकरी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और अभी मधुमक्खी थोड़ी गर्मी के टाइम हटा दी, सरसों खत्म होते ही बाकी मधुमक्खी पालन करता हूँ। और सब तरह के फ्रूट का बगीचे भी हैं और सारी फसल और सब्जी ये सब करता हूँ। लेकिन पशुपालन में मेन मेरे गाय का काम है, उस पर ब्रीडिंग और नस्ल सुधार का काम कर रहा हूँ। जैसे मेरे जयपुर शहर में दूध जाता है, तो मैंने बताया कि दूध के साथ बिना ट्रांसपोर्टेशन और खर्चा हुए मेरी सब्जी भी उनको भेज देता हूँ, तो वो भी चली जाती है। तो दूध की वजह से ही मेरा सब्जी वाला काम भी बढ़ गया, वो इनकम भी बढ़ी और एकीकृत खेती जो होगी, सब तरह का पशुपालन है, तो उससे क्या है कि वेस्ट कुछ भी नहीं है। और जो
मेरे फार्म पे कोई भी पशुपालक भाई आएगा देखेगा कि वेस्ट प्रबंधन कर रहा हूँ, चाहे वो गाय का वेस्ट हो, चाहे भेड़ बकरी का हो, चाहे मछली का हो या बतख का हो। तो इस तरह एकीकृत खेती यानी गाय के साथ दूसरा पशुपालन का भी आप करोगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और ये एक दूसरे का पूरक है और एक दूसरे से कम खर्चे के अंदर उसी लागत के अंदर जो चारा है जैसे तो वो सबके करीब करीब वही काम आता है, तो वो भी बढ़ा दिया मैंने। तो मेरा पशुपालक भाइयों से ये कहना है कि शुरू में गाय से आप पशुपालन का काम शुरू करें और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, जगह बढ़े या आपका नॉलेज बढ़े, कुछ ट्रेनिंग लें तो आप दूसरे पशुपालन का काम भी करें तो उससे भी आपकी इनकम बढ़ेगी और खर्चे कम होंगे। पशुपालक भाइयों, देखो ये मूल मंत्र है एक सफल प्रगतिशील पशुपालक के कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसी बहुत गुंजाइश रहती है कि अगर आपके पास 5 गाय रखी हुई है और आपने एक मजदूर रखा है, एक लेबर रखी हुई है, तो ऐसी जगह मिल जाती है कि वो उसको पूरे दिन का काम नहीं मिल पाता, तो आप जो है दूसरे पशुपालन व्यवसाय को भी चुन सकते हैं। साथ साथ जैसे अमाना जी बता रहे हैं कि इन्होंने मुर्गी पालन भी किया है, बकरी पालन, भेड़ पालन भी कर रहे हैं और इवन मधुमक्खी पालन तक, मछली पालन तक का भी आप उपयोग कर रहे हैं। तो ये समन्वित खेती, एकीकृत खेती के ही फायदे हैं। और इसके साथ साथ जब दूध मार्केट में जा रहा है तो ये सब्जी भी उसी गाड़ी में बेच रहे हैं, तो ये फायदे हैं। आय बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में अगर 100 रुपए की आपकी प्रतिदिन आय थी तो आप कोई ऐसा जादू कर दोगे कि वो 200 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आय छोटी छोटी चीजों से बढ़ती है, दूध उत्पादन भी बढ़ता है। अब एक सवाल जो और आ रहा है कि आपने गोपालन की बात करी और देसी गोवंश की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपने गोपालन के लिए देसी गोवंश को ही क्यों चुना? जबकि आम धारणा है कि जब हम क्रॉस ब्रेड एनिमल रखते हैं तो वो दूध ज्यादा देते हैं। आपने ये एक नई पहल करी, तो इसका क्या कारण रहा? आपको देसी गोवंश पालन से क्या क्या फायदे हुए, ये भी हमारे पशुपालकों को बताएं। सर मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भी लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं और जैसे जयपुर शहर में बिजनेसमैन हैं, अधिकारी हैं जिनका फिजिकल वर्क थोड़ा कम है, तो वो सब लोग देसी गाय का दूध ही लाइक करते हैं। आप देखिए एचएफ और जर्सी गाय का है, उसकी फैट कम होती है, तो सरस डेयरी में भी अगर देते हैं दूध तो उनको उसकी फैट के हिसाब से पैसे कम मिलते हैं, जबकि देसी गाय की फैट 4 से 4.5 तक होती है। तो अगर पशुपालक भाई जयपुर में डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करेंगे और डेयरी में भी देंगे तो उनको एचएफ गाय से, जर्सी गाय से फैट ज्यादा होगी, तो एक तो वो इनकम होगी, इसलिए मैंने देसी गाय को चुना। दूसरा, जैविक खेती का मैंने पहले ही पता कर लिया था कि देसी गाय से जैविक खेती अच्छी होगी, इसके गोबर गौमूत्र से कई चीजें बनाकर और दूसरा फायदा भी ले सकते हैं। और पहले मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैं अब गायों के बीच 5-5, 10-10 घंटे लगातार बैठता हूँ तो आप देखिए, पहले हमें साधु संत और शास्त्री कहते थे कि देसी गाय क्या ऐसे है वैसे है। आप वंडर करोगे कि कोरोना काल में मेरा गोमूत्र तक की बहुत डिमांड थी, देसी गाय का दूध और दूध के बाई प्रोडक्ट के अलावा गोमूत्र भी जा रहा था। और मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर में कुछ वैद्य हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बछिया के गोमूत्र का और गाय के गोमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी मेरा गोमूत्र जा रहा है। तो देसी गाय के तो आप देखिए कि हर तरह से फायदे ही फायदे हैं, दूध के भी हैं, गोमूत्र के भी हैं, इसके बाई प्रोडक्ट भी हैं, जैविक खेती करने के फायदे हैं, इसलिए मैंने देसी गाय को चुना और इसी को धीरे धीरे बढ़ाया। क्या आपके दिमाग में ये भी कहीं आया कि जो क्रॉस ब्रेड नस्ल है, विदेशी नस्ल है, क्या उसका गोबर जैविक खेती के काम में नहीं आ सकता? ऐसा आपको क्यों लगा? सर मैंने भी चेक किया है और कोई भी पशुपालक भाई चेक कर सकता है। उसके गोबर को एक तो आप 10-15 मिनट उसके बाड़े में नहीं बैठ सकते, ऐसी स्मेल आती है। नंबर 2, उसके गोबर को आप कहीं भी आप डाल दो, परात से ढक दो या खेत में डालो, आप देखो कि उसमें अजीब ही तरह के स्मेल और कीड़े मकोड़े ऐसे होंगे कि जो जैविक खेती के और दूसरे काम के लिए बहुत कम है। उसके अलावा वो गाय बीमार भी ज्यादा रहती है। गर्मियों में आप देखिए इन दिनों में दूध उसका कम हो जाता है और उसके कूलर लगाओ वो खर्चा बढ़ जाता है, जबकि हमारी देसी गाय रफ टफ है। 45 टेम्परेचर में भी आप देखिए बिल्कुल न तो दूध कम हो रहा है और न कोई किसी तरह से बीमारी हो रही है। तो उन गायों में इनमें तो ऐसे 8-10 अंतर हैं जो देसी गाय इसलिए उनसे बेटर है।
मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया है अवाना जी, मुझे तो ये लगता है कि अगर आपको जैविक खेती करनी है तो आपको देसी गोवंश पाक के साथ ही की जा सकती है, और इसके जो गोबर गौमूत्र के जो गुण हैं वो जो है उससे आपको इनकम भी देते हैं, और उसका उसका फायदा भी हमारे किसान भाई को और पशुपालक भाई को मिल सकता है। किसान भाइयों, मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अवाना जी ने जो देसी गाय से जो गोपालन प्रारंभ किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको भी जानकर ये खुशी होगी कि देश में जो कुल गोवंश है 193 मिलियन में से 13 मिलियन जो है गोवंश जो है राजस्थान में है, और राजस्थान छठे स्थान पर है। और इसमें भी अगर हम देसी गोवंश की बात करते हैं तो 83% जो है इसकी संख्या जो है देसी और अवर्णित गोवंश की है। और इस कारण से ही राजस्थान में जो कुल पूरे देश की अगर हम बात करते हैं 37 प्रकार की नस्लों में से 6 देसी नस्लें जो है हमारे राजस्थान में है। नाम आपको पता भी होगा, एरिया वाइज मिलती है। अगर हम बीकानेर की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, गंगानगर तक की बात करें, नौर भादरा, इसमें जो है राठी नस्ल बहुत फेमस है। जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में थार पारकर नस्ल है। अजमेर के आसपास भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर गिर 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 गाय जो है फेमस है। साहिवाल जो है पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में साहिवाल है। मालवी जो है मध्य प्रदेश के मालवा बेल्ट से होते हुए जो है हमारे कोटा क्षेत्र में, झालावाड़ में, इस क्षेत्र में मिल रही है। ये कांकरेज एक बहुत अच्छी नस्ल है जो कि सिरोही, जालोर, इन क्षेत्रों में मिलती है। तो इस प्रकार हमारे देसी गोवंश जो है राजस्थान इसमें समृद्ध है। 6 प्रमुख नस्लें हमारे यहाँ मिल रही है। और अवाना जी ने भी जो है देसी गोवंश में, मैं बताना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को, गिर नस्ल से प्रारंभ किया है। तो मेरा सवाल यही आ रहा है साहब कि ये गिर नस्ल आपने जो चयन करी जयपुर क्षेत्र में, इसके पीछे आपका क्या कारण रहा और इससे आपको कितना फायदा हुआ? मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसा साहब ने बताया कि 5 या 6 देसी गोवंश है जो राजस्थान में पाया जाता है। और जब मैंने भी 2 गाय लाया, उससे पहले 3-4 बार सोचा कि मूल रूप से तो थारपारकर, कांकरेज, ये हमारे इधर आसपास ज़्यादा जयपुर जिले के आसपास मिलती हैं, या थोड़ा दूर जोधपुर, बाड़मेर जैसा बताया। लेकिन मैंने गिर को इसलिए चुना कि एक तो मूल रूप से ये गुजरात की है, तो गुजरात सरकार ने या वहाँ के लोगों ने या जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने इसका प्रचार प्रसार ऑल इंडिया लेवल पे बहुत हो रहा है। जयपुर में दूध मांगते हैं साहब, गिर का है क्या, गिर का घी है क्या? एक तो प्रचार प्रसार कर रखा है उसका ज़्यादा। नंबर 2, मैं जहाँ फार्म खोला है वो दूदू तहसील है, और आसपास किशनगढ़ तहसील, इनमें ये बहुत तादाद में रेंडी गाय बोलते हैं गिर को, वो बहुत तादाद में पाई जाती है। तो मैंने ये देखा, अगर मैं थार पार कर या गंगानगर, बीकानेर से लाऊंगा तो एक गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का किराया कम से कम 25-30 हज़ार लगता था। उतने में मैं तो 2 बार गाड़ी का किराए में मैं एक गाय ला सकता था। तो बजट को देखते हुए भी मैं 2000 में 3-4 गाय लिया था दूध और किशनगढ़ से। तो एक तो मेरे आसपास अवेलेबल थी, एक इसका प्रचार प्रसार खूब था। बाकी देसी गायों में तो ये जो 5-6 साहब ने नाम बताए, ये सारी सबका दूध है, गोबर है, गोमूत्र है, और अन्य जो फायदे हैं वो सब सेम ही हैं। लेकिन मेरे आसपास ये गिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मैंने इसको चुना, और इजी अवेलेबल मेरे यहाँ हो गई, इसलिए मैंने गिर को चुना। ये बहुत आपने मूल मंत्र बता दिया अवाना जी। मैं भी ये सोच रहा था कि आप जो भी किसान भाई हैं, जो उपलब्धता है, जैसे अवाना जी ने कहा कि भाई गाड़ी का खर्चा, आपको पैसा भी देखना है, उपलब्धता भी देखना है। जयपुर क्षेत्र जो है, क्योंकि गिर नस्ल जो है अजमेर से लेकर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक है, जयपुर ज्यादा दूर नहीं है अजमेर से, उपलब्धता के आधार पर हम करने। और कई बार हमारे भी किसान भाई हमारे जो टोल फ्री हेल्पलाइन है उसमें भी ये सवाल पूछते हैं कि साहब मैं गिर रख लूं, मैं कांकरेज रखूं, ये हमारे एरिया में चलेगी या नहीं चलेगी? मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि जब आप विदेशी नस्ल लाते हैं, चाहे वो हॉल्स्टेन फ्रीजियन की बात करें, चाहे हम जर्सी की बात करें, तो जब विदेशी गाय को हम राजस्थान के किसी भी गांव में रख सकते हैं, तो हमारी देसी गाय में भी आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे क्षेत्र की नस्लें हैं, हमारे गांव की नस्लें हैं, हमारे हमारे टेम्परेचर के हिसाब से रहने वाली नस्लें हैं, इनको हम पाल सकते हैं। और अवाना जी ने जो गिर नस्ल से जो ये काम प्रारंभ किया, उसका उपलब्धि तो आपको पता ही है। और आप भी अगर अवाना जी के पीछे जो अलमारी में अवार्ड देख रहे हैं, तो ये
आधे से ज्यादा अवार्ड तो इनको मैं समझता हूँ कि गिर नस्ल के आशीर्वाद से ही जो है ये मिले हैं। और ये ऐसे अवार्ड आप अन्य किसान भाई भी जीत सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप नवीनतम तकनीकों को अपनाएं। तो बात फिर वापस वहीं पे आ जाती है कि आपने जब ये गिर नस्ल का फार्म खोला, आपने ऐसी कौन-कौन सी तकनीकें अपनाई, उनका प्रबंधन कैसे किया, और ताकि आपकी गिर नस्ल जो है ज्यादा दूध दे। हम शुरुआत कर लेते हैं आहार से, चारे से। चारे में आप अपनी पशुओं को क्या खिला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए सर, जैसे मैंने बताया, हमारी देसी गाय रफ टफ है, सर्दी गर्मी बरसात इनका और दूसरे जो पशुधन है उसके वनस्पति से कम बीमारी होती है, और खान पान में भी इसी तरह से। आप देखिए कि मेरे फार्म पर मैंने पहले दिन से ही बहुवर्षीय चारा लगाया है, और इसमें मैंने चारे की वैरायटी जहाँ जहाँ मुझे उपलब्ध हुई। अब मैं देखिए आप चारों बताऊँ, सबसे मेरे यहाँ अजोला है, जो आप लोग साइंटिस्ट डॉक्टर लोग बताते हैं कि भाई इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है, बहुत अच्छा होता है। मेरे यहाँ सबसे पहले मैंने अजोला लगाया, ये भी बहुवर्षीय चारा है। उसके अलावा नीम, अर्डू, सेंजना, सैतूत, पिलकन, सूबबूल, ये मेरी पूरी फार्म की 80 बीघा की बाउंड्री पे लगे हुए हैं। और मैंने अभी आज की तारीख तक 12 तरह का जो बहुवर्षीय नेपियर घास है वो लगा रखा है। उसके अलावा सीजनल रेंज का है, कासनी जई, ये कम से कम चरी अगर कम से कम लगाते हैं। तो वो बहुवर्षीय चारा लगाने का एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि मेरी ऑक्सीजन छाया तो देते हैं, और सर्दी गर्मी जो पश्चिम से आती है उसको तो बचाते ही है। उसके अलावा जब भी चारे की शॉर्टेज होती है, अब यहाँ के मेरे किसान कहते हैं कि नीम और सेंजना ये गायों का चारा थोड़ी। मैं कहता हूँ 100 किलो कुट्टी काटते हो तो उसमें 10 किलो नीम डाल दो, बहुत औषधीय वैल्यू है। आप दांतुन आजकल कोई नहीं करता, वो दूध में असर आएगा उसका, तो वो फायदा होगा, नहीं औषधीय गुण बढ़ जाएंगे। उसके अलावा गायों में भी डिवर्मिंग अगर किसान ने लेट की तो वो थोड़ा बहुत डिवर्मिंग का काम करेगा। इसके अलावा जूं चीचड़ कम लगेगी, खून साफ रहेगा, और गुण की क्वालिटी, दूध की क्वालिटी औषधीय हो जाएगी। इसी तरह से सेंजना है, इसमें आयरन कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो मिनरल मिक्सर में कई किसान बहुत से दे नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह का चारा खिलाओगे तो थोड़ा बहुत मिनरल मिक्सर अगर कम भी दिया, ना दिया, टाइम पे नहीं दिया, उसका भी फायदा होगा। तो चारे का मैनेजमेंट किसी भी पशुपालक भाई को आगे नई डेयरी शुरू करने या पुरानी है तो ये बहुवर्षीय चारा रखो। आप देखेंगे हिंदुस्तान में जहाँ नदियाँ नहरें बहती हैं वहाँ भी 12 महीने चारा नहीं मिलता है। जब चारा खत्म होता है तब दूसरा उसी जगह पे चारे की बुआई करते हैं। और मैं ये जो बता रहा हूँ ये बहुवर्षीय चारा किसान भाई जो जैसे है आप इसकी व्यवस्था करिए तो आपका पशुधन के औषधीय गुण, दूध की क्वालिटी बढ़ेगी, और 12 महीने पशुओं को चारा मिलेगा, पशुओं को हरा चारा मिलेगा। इसके कितने फायदे हैं ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। और जैसा मैंने अभी तक सीखा है ये हरे चारे के बहुत से फायदे हैं, तो उससे आप जैसे बांट है वो थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, हरे की क्वालिटी अच्छी है। तो ये इस तरह का मैनेजमेंट करेंगे पशुपालक भाई तो पशुपालन में उनको काफी खर्चे बच जाएंगे और लाभ होंगे। अमानत जी, जब ये हरे चारे की आपने बात करी, ये बिल्कुल सही बात है। क्या हम कई बार ये सोचते हैं कि जब नीम की आपने बात करी, संजना की बात करी, तो हर पशुपालक के दिमाग में आता है कि ये हम जो तूड़ी है उसकी जगह खिलाना है। ऐसा नहीं है, नेपियर की जगह हमें नहीं खिलाना, हमें कुछ मात्रा में अगर हम मिला देंगे तो पशु को फायदा होगा। हरे चारे की आपने बात करी, ऐसे समय में जब आपके पास हरा चारा नहीं उपलब्ध होता है तो उसकी भी कोई व्यवस्था आपने अपने फार्म पे कर रखी है ऐसे मौसम में? सर मैं तो जब 2 गाय लाया था तो मेरे तो ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने हरे चारा का अजोला सबसे पहले लगा दिया। अब आप जानते हैं कि अजोला की तो बहुत कम शॉर्टेज रहती है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कभी 1 किलो नहीं दे पाए तो आधा किलो दे तो पाव कर दे। और बाकी नीम, अरडूर ये सब थे, ये सीजनल चारा शुरू में लगाया तो मेरे प्रॉब्लम तो नहीं आई। 1-2 बार आई, जैसे इस बार भी अभी वो जवार की कुट्टी ये थोड़ी महंगी है तो शुरू शुरू में मैंने साइलेज मंगवाया, और इस समय भी थोड़ा सा साइलेज है। तो अगर साइलेज अपन देते हैं, चाहे अपन खुद बनाएं और या बाजार से लाएं, तो साइलेज में हरे की भी पूर्ति होती है, सूखे की पूर्ति होती है, और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है, दूध भी उससे बढ़ता है। तो ये ऑप्शन है कि हरे चारे की कहीं कमी है तो अजोला, साइलेज ये वगैरह तो आप दें।
ये तो आपने जो है पशु आहार प्रबंधन आपने किए हैं, चारे की व्यवस्था भी आपके यहाँ पर है, और सूखे चारे में आप अपनी गायों को क्या खिला रहे हैं उसके बारे में? सर, पशुपालक भाई विश्वास नहीं करेंगे, मैं 12 महीने जवार की कुट्टी खिलाता हूँ। और मेरे फार्म पे जो गेहूं होते हैं या दूसरा अन्य भूसा है, वो कम से कम इमरजेंसी में या थोड़ा थोड़ा मिला के खिलाता हूँ। इसलिए मैं तो चारे का जो प्रबंधन है, चाहे वो बांट हो, वो भी मैं खुद ही बनवाता हूँ, क्योंकि बाजार में फंगस वाली मक्का और अन्य दूसरी चीजें मिलेंगी तो कहीं न कहीं पशु पे असर होगा, बीमार भी हो सकता है। तो मैं केटल फीड खुद का बनवाता हूँ और जवार की कुट्टी खिलाता हूँ, और हरा चारा तो अब मेरे यहाँ तो कमी नहीं है, शुरू में थोड़ी थोड़ी थी। तो ये तीनों चीजों पे अगर अपन फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पशु इतने स्वस्थ रहेंगे। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि कभी भी मौका मिले तो मेरे फार्म पे आएं, और ये तीनों चीजें मैं आंखों से दिखाऊंगा और मेरे पशुओं को दिखाऊंगा, गाय को दिखाऊंगा, गौ माता को दिखाऊंगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये हेल्दी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यही चारा, संतुलित चारे का प्रबंधन। बिल्कुल सही है, संतुलित चारे का प्रबंधन अगर हम करें तो हमारा जो देसी गोवंश है वो सबसे ज्यादा दूध दे सकता है, क्योंकि क्षमता तो इस देसी गौ नस्ल में है। और जब क्षमता की बात करें तो अगला सवाल यही आता है अवाना जी, कि आपके जो गिर नस्लें हैं वो अधिक से अधिक कितना दूध और कम से कम कितना दूध दे रही है, थोड़ा हमारे पशुपालक भाई जाने, ताकि वो भी ये विश्वास करें कि गिर गाय इतना दूध दे सकती है। क्योंकि जो हम जब बताते हैं, हमारे आंकड़े बताते हैं, तो किसान भाई को विश्वास नहीं होता। पर चूंकि आप खुद किसान हैं, खुद पशुपालक हैं, आप जब कोई चीज बोलेंगे तो हमारे पशुपालक भाई उसको आसानी से समझेंगे। कितना दूध आप ले ले पाते हैं अपने पशुओं से? ये पहले तो मैं सर पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि गाय 2 लीटर भी दूध देती है एक टाइम का, और 10 लीटर भी देती है, 2 लीटर देती है, 3 लीटर देती है, इसमें गाय का कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष पशुपालक का है, हमारा है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे बहन बेटी प्रेग्नेंट होती है तो लेडी डॉक्टर ने कहती है हरी पत्तेदार सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, एक्सरसाइज करो, खुश रहो। क्यों? कि जो पेट में बच्चा पल रहा है उस पर अच्छा असर होगा, कुपोषित नहीं होगा। ये का यही सेम फार्मूला गाय पे होता है। और हम क्या करते हैं कि जब 60 से 70 दिन लास्ट में ड्राई रहती है तो हम उसको सूखा तोड़ा खिलाते हैं, जबकि उसमें पेट में बछड़ी पल रही है, उस समय उसको भी डाइट चाहिए तो उसको नहीं मिल पाएगी। और दूसरी फिर पशुपालक भाई क्या गलती करते हैं, जैसे ही वो बछड़ी, गाय ब्याह गई, बछड़ी बाहर आई, तो हम 100 से 200 ग्राम उसको दूध पिलाते हैं और उसको तो अलग हटा देते हैं, और उसका दोहन करके हम बेचते हैं या घर में काम में लेते हैं। तो ये 2 मोटे मोटी हम पशुपालक भाई गलती करते हैं कि उसको जब वो ज्ञाबिन है, लास्ट के दिन है उसके, तो उसको कम से कम 1 किलो सुबह 1 किलो शाम नहीं दे पाते तो आधा किलो सुबह शाम तो बांट देना ही पड़ेगा। लेकिन पशुपालकों की मजबूरी है कि वो दूध बेच के बांट लाता है, जब दूध उसके पास नहीं है, बेचेगा नहीं तो बांट कहाँ से लाएगा। तो ये एक तो मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, मैं ईमानदारी से एक थन लास्ट 2.5-3 महीने तक तो पूरा थन पिलाता हूँ, उसके बाद भी आधा लीटर पौन लीटर जब वो काफ स्टार्टर थोड़ा दाना खाने लग जाता है उसके बाद धीरे धीरे कम करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। अगर मैं कोई पशुपालक भाई आना चाहे तो मैं दिखा दूंगा, ये देखिए ये मैंने मैनेजमेंट किया। और मेरे यहाँ सर आप वंडर करेंगे, पशुपालकों को बताना चाहूंगा कि एक मेरे काली गाय है जिसका नाम काली है, थोड़ी सांवला कलर है, उसके 14 लीटर दूध था। और मैंने इसी मैनेजमेंट से उसकी पहलूण बछड़ी ब्याई हुई है, अभी 3 महीने की हो गई, कोई देखना चाहे तो उसके सर पहलूण के 18 लीटर दोनों टाइम का दूध हुआ है 14 लीटर वाले की बच्ची का। तो ये मैनेजमेंट से ही ये दूध बढ़ा है। और मेरा विश्वास है कि वो जब दूजूण ब्याएगी तो 20 लीटर प्लस जाएगी, दूजूण नहीं तो तीजूण में 20 प्लस जाएगी, ऐसा विश्वास है। तो पशुपालकों से निवेदन है कि थोड़ा सा ना इन दोनों चीजों पे आप ध्यान देंगे तो डेफिनेट आप ही नस्ल सुधार सकते हैं, आप ही दूध बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको अलग से बजट रख के इस पे काम करना पड़ेगा। देखो किसान भाइयों, 20 लीटर की जो गिर गाय जो है अवाना जी के घर पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं और प्रबंधन भी देख सकते हैं। खाली ये कोई जादू नहीं है कि जो है आप गाय लाए और वो 20 लीटर दी। अवाना जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि वही गाय आपकी 3 लीटर भी दूध देगी, वही गाय आपकी 14 से 20 भी दे देगी। बात है आहार प्रबंधन की, पशुशाला प्रबंधन की और गोपालन प्रबंधन की, कि हम जो जरूरत है, चाहे वो बछड़े की बात करें, जो नींव, जैसे हम कहते हैं कि नींव की
नींव मजबूत होगी तो जो है इमारत मजबूत होगी। अगर बछड़े की खिलाई पिलाई हम बछड़ी की खिलाई पिलाई शुरू से ही अच्छी करेंगे तो जो है वो ज्यादा दूध देगी। ये सब आप पशुपालक के हाथ में है और इसका जागता उदाहरण जो है हमारे सुरेंद्र जी अवाना साहब हैं, जो ये काम कर रहे हैं। बात दूध की आ गई। अब क्योंकि आपका जो एक नाम जो है उधर जयपुर में हो चुका है, तो इस नाम से, इस दूध की खासियत से क्या पैसे भी आपको दूध के ज्यादा मिल रहे हैं या जो आम पशुपालक को मिलते हैं उतना ही मिल रहा है? दूध के पैसे सर? हाँ जी। देखिए सर, मैं कोई नया पशुपालक भाई या नया कोई युवा अगर डेयरी प्रारंभ करना चाहता है तो इसमें मैं बताऊंगा कि 3 चैलेंज आते हैं। पहला आता है गाय या गोमाता देसी जो है खरीदें, कहाँ से खरीदें, जिसका पहले मैंने बताया कि जो आसपास इजी अवेलेबल हो वही लेनी चाहिए। तो ये तो इजी काम है। नंबर 2 है मैनेजमेंट और नंबर 3 है मार्केटिंग, जो आपने क्वेश्चन किया। मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में, जो अभी थोड़ी बहुत मैंने मैनेजमेंट की बात की। और मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो आपकी डेयरी सफल होगी। और उसके बाद आपने पूछा मार्केटिंग का। मैं आज तक मैंने डेयरी में दूध नहीं दिया, जो लोकल हमारी चाहे किसी भी कंपनी की हो उनको दूध नहीं दिया। पहले दिन से ही मैं जयपुर दूध ले जा रहा हूँ और दूध कांच की बोतल में, मेरा दूध ऑर्गेनिक तो है ही, उसके अलावा हाइजीनिक भी है, कांच की बोतल में पैक करके और जयपुर देता हूँ। तो आप देखिए कि अभी 80 रुपये जा रहा है। शुरू में मैंने 60 रुपये प्रारंभ किया था, आज मेरा दूध 80 रुपये है और घी 1800 रुपये लीटर है। और उसके बाद भी जितना है, मैं 2 लीटर घी डेली बनाता हूँ, उतना ही दूध रखता हूँ, बाकी सारा का सारा दे देता हूँ। तो मेरा पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा सा मार्केटिंग आपको खुद को करनी पड़ेगी, आप किसी के दूसरे के भरोसे नहीं रहे। और अपनी आप डेयरी पे इनवाइट करिए ना। मेरे यहाँ जो फार्म पे आ गया और उसने देख ली कि ये तो गाय हैं और ये इनका खान पान है और इस तरह की, आप देखिए मैं एलोवेरा भी खिलाता हूँ सर और मोरिंगा खिला रहा हूँ। और आप लोगों को एलोवेरा और मोरिंगा खाने को नहीं मिलता है, मेरी गाय खाती है, तो वो कहते हैं कि चलो इसके बहाने दूध लेंगे इनका तो हमारे भी बॉडी में उसका असर आएगा, अच्छा रहेगा हेल्थ के साथ। तो मार्केटिंग खुद को करनी पड़ेगी। शुरू में डरते हैं, देखिए माथे पे नहीं लिखा कि ऑर्गेनिक और हाइजीनिक है या कोई मिलावट नहीं है। आप 1-2 परिवारों से, 4 परिवारों से धीरे धीरे 2-2, 4-4 गाय लाके जुड़ेंगे तो महीने 20 दिन में वो खुद ही आपकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे और आपको मार्केटिंग में ज़्यादा शुरू में ज़रूर चैलेंज आएगा, उसके बाद आपकी मार्केटिंग माउथ पब्लिसिटी से हो जाएगी। तो मैं जयपुर में डोर टू डोर ये दे रहा हूँ 80 और 1800। बहुत बड़ी बात है साहब। 80 रुपए दूध जो है गिर का आप बेच रहे हैं और घी की बात भी अगर हम करें तो 1800 रुपए किलो घी जो है खरीद रहे हैं। ये एक साख बनानी पड़ती है, जो साख आपने प्राप्त की है ऐसी, क्योंकि अब आप मैं ये समझता हूँ कि पूरे जयपुर की तो डिमांड पूरी नहीं कर पाते, कुछ लोगों की डिमांड पूरी हो पा रही है और वो तैयार है आपसे खरीदने के लिए। तो ऐसा अगर अन्य पशुपालक भाई भी करेंगे, इसमें कहीं कंपटीशन वाली बात भी नहीं है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप जो देसी गाय का दूध, शुद्ध दूध, स्वच्छ दूध अगर कोई कर रहा है तो वो हम कह सकते हैं कि उंगलियों पे ही गिन सकते हैं। पर ये उंगलियों पे ना गिन पाए, हम नई नई तकनीकों को अपनाएं, अच्छे ढंग से पशुपालन करें। और आज हम कहते हैं जयपुर में एक सुरेंद्र अवाना जी हैं, मैं चाहूंगा कि जयपुर में कई सुरेंद्र अवाना जी हों, ताकि इस देसी गोवंश के फायदे जो हम आम जनता को पहुंचाना चाहते हैं वो सभी पशुपालक को ये काम कर पाए और अपनी आमदनी भी बढ़ा पाए। तो सीधी सीधी बात आ गई, जब 80 रुपए किलो दूध बिकेगा तो आपकी आमदनी स्वतः ही जो है दुगना हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक बात और आ रही थी कि ये तो आपने दूध की बात करी, क्योंकि खर्चे भी काफी होते हैं। दूध के अलावा भी जो गोबर गौमूत्र की भी आप बात कर रहे हैं, क्या और भी कोई उत्पाद बना रहे हैं या गोबर से भी बना रहे हैं, गौमूत्र से भी बना रहे हैं? कुछ ऐसा भी आपके फार्म पे कुछ कर रहे हैं? सर जैसा मैं बताना चाहूँगा, दूध को मैं बाई प्रोडक्ट मान रहा हूँ और दूध मेरा 80 रुपये जा रहा है। अगर 100-150 भी जाएगा तो मैं उसमें से इनकम बहुत कम ले रहा हूँ।
पूरा स्टाफ की तनख्वाह, बेस्ट से बेस्ट उनका हरा सूखा और दाना, और बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। गोबर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया था गोपाल रत्न मिला मुझे। गोपाल रत्न मिलने के 4 मोटे-मोटे कारण थे। नंबर 1 था देसी गायों की नस्ल सुधारना और दूध का उत्पादन बढ़ाना, और नंबर 2 उसके गोबर गोमूत्र से 8 फायदे लेना, और नंबर 3 22 तरह का बहुवर्षीय चारा, और नंबर 4 उस शेड से और स्टाफ क्वार्टर से मेरी फैक्ट्री से 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाना। मैंने फार्म अप्लाई किया, भारत सरकार की टीम आई, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, उसके बाद एक टेलीफिल्म शूट करवाई उन्होंने, और जो कमेटी बैठी वो तीनों चीज़ों का मिलान किया, तब जाके मुझे गोपाल रत्न मिला। और राजस्थान को मुझे भी गर्व है, सब पशुपालकों को भी होना चाहिए कि राजस्थान को पहली बार गोपाल रत्न अवार्ड मैंने दिलाया। राजस्थान पशुपालकों भाइयों के नॉलेज के लिए बता दूं, इससे पहले कभी भी नहीं मिला, जबकि 12 या 14 साल से भारत सरकार गोपाल रत्न दे रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि गोबर गोमूत्र से नंबर 1 तो मैं बायोगैस बना रहा हूँ, जिससे 6 घन लीटर वाला है अभी, तो मेरे जो गेस्ट आते हैं उनका और 10-15 स्टाफ का पूरा खाना बन जाता है, आने वालों की चाय पानी इस तरह का, और गाय का जो ब्याती है उनको दलिया वगैरह वो बन जाता है। पहले मेरे 2 सिलेंडर लगते थे जब मैंने बायोगैस चालू किया, अब 2 सिलेंडर की क्या कीमत है महीने की, ये तो सीधी सीधी बचत है, और उसकी सैलरी वो जो अच्छा खाद बनता है वो फायदे वो अलग है। नंबर 2 मैं और जैविक खाद बना रहा हूँ। जैविक खाद जो यूरिया डीएपी पोटास का सब्स्टिट्यूट है, तो उसमें 50% गाय का गोबर है और 50 में बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट आदि डाल के ये बना रहा हूँ। मैं खुद भी काम में ले रहा हूँ, दूसरों को भी बेच रहा हूँ, उससे भी इनकम ले रहा हूँ। इसके अलावा गौमूत्र से मैं कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ, जो आंकड़ा, धतूरा, तंबाकू, ये काफ़ी चीज़ें उसमें सड़ा के 15 दिन और स्प्रे वो बना रहा हूँ कीटनाशक फंगीसाइड, उससे काफ़ी लाभ है। उसके अलावा मैं गोबर की ईंट बना रहा हूँ, और ईंटों से मेरे यहाँ एक मीटिंग हॉल बड़ा बनाया 20 बाई 30 का, जो इको टूरिज्म में लोग आते हैं वहाँ मीटिंग भी करते हैं। पशुपालन विभाग के, यूनिवर्सिटी के बच्चे, आत्मा योजना के सब मीटिंग भी करते हैं, उसमें बैठते हैं। सारा गोबर की ईंटों से बनाया है, और ईंटें 10 रुपये पर ईंट की मेरे पास बहुत डिमांड है, थोड़ी स्लो बन रही है। उसके अलावा गमले बना रहा हूँ मैं, कोई भी किसान भाई, पशुपालक भाई आए तो देख सकता है, छोटी छोटी मशीनें। और गमलों के फायदे ये हैं कि गमले सही जमीन में पौधा लगा दो, 1 साल तक खाद नहीं देनी है, और आप उसके कलर करके आपकी दीवार पे रखो तो 2 साल तक वो गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। और ईंट भी 72 घंटे तक पानी में मैंने गला के देखी है, वो गली नहीं है, पानी में रखी, और जब जैसे उसको तोड़ा तो अंदर से ड्राई थी, और गैस पे 1 घंटे रखी वो जली नहीं। ये ईंट के फायदे हैं। 80% गोबर है, 20% सिलिका का चूना है उसमें। उसके अलावा दीपावली पे मैं, जिनके मेरा दूध जाता है और मिलने वालों को 1 लाख दीपक बना के दिए गोबर के, और इसका प्रचार प्रसार तो सोशल मीडिया पे वैसे ही हो रहा था, साथ में मैंने एक मैसेज डाला और इतने मैंने वो बनाए। इसके अलावा गो कास्ट बना रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं गौमूत्र से आरक और धूप बत्ती, इसकी मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और पेंट की ट्रेनिंग करवा दी है, वो भी निकट भविष्य में प्रारंभ करूँगा। तो दूध को मैं बाई प्रोडक्ट मानते हुए, वो तो मिलना ही मिलना है, इससे कितने फायदे ले सकता हूँ, ये मैं इस तरह से अपनी इनकम भी बढ़ा रहा हूँ, और 2 लोगों को, 4 लोगों को रोजगार भी दे। पशुपालक भाइयों देख लो, जो आप सोचते हैं कि दूध मुख्य धंधा है, अवाना जी कहते हैं दूध तो मेरा बाई प्रोडक्ट है, मेरा मुख्य काम तो जो है गोबर और गौमूत्र है, जिससे ना केवल उनका खेत सुधर रहा है, ना केवल वो जैविक खेती कर पा रहे हैं, बल्कि गोबर गौमूत्र जिसको हम गांव में कूड़ी पे फेंक देते हैं, घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उसके एक एक तिनके का, उसके एक एक कण का जो है अवाना जी फायदा ले रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी जो आमदनी की हम बात करते हैं, गोपालन से आमदनी की बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसी तरीके को हमें अपनाना होगा, इसी ओर हमें अग्रसर होना होगा। नई नई तकनीकें, अजोला की बात करी, वो भी कर रहे हैं। हम अब एक बात और आती है जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, गर्भाधान की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी आप नई नई तकनीकें जो है काम में ले रहे हैं। तो क्या आप नेचुरल मेटिंग करवा रहे हैं या एआई करवाते हैं? इसमें क्या क्या ध्यान ध्यान रख रहे हैं पशु गोपालन में? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा मैंने अच्छी नस्ल का बुल रखा है, और मैं जब 10 गाय हो गई थी तभी मैंने बुल लिया। आज तो मैंने 5-6 बुल चेंज कर दिए,
आज भी मेरे पास गुजरात से लाया हुआ जिसकी माँ के 24 लीटर दूध था, ये मैं देख के आया और 12 महीने का बछड़ा लाया था। उसकी कीमत थी उस समय 3 लाख। आज वो 44 महीने का हो गया और मैं 12 महीने का लाया था। तो बुल तो जब ज़्यादा गायें हैं, ज़्यादा हैं, तो आपके पास 10 से बढ़ जाएँ तो बुल तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं है जो सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहा हूँ और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बछड़ियाँ ही पैदा हो रही है। पहले परमिशन नहीं थी सॉर्टेड सीमन की। अवाना जी से संपर्क से अभी तक मेरे 92 बछड़ियां पैदा हो गई। जब पुरस्कार मेरे गोपाल रतन का इंस्पेक्शन था उस समय 68 बछड़ियां हुई थी, आज 92 हो गई है। और इससे मेरी जैसे पशुपालकों भाई आपके 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े और 5 बछड़ी लाएंगी, मेरी 10 की 10 बछड़ी होंगी। तो आप देखिए 2.5 साल बाद वो गाय बनेगी, आपके 5 गाय बनेगी, मेरे 10 बनेंगी, तो मेरी इनकम आपसे डबल तो स्वतः ही होगी। सिर्फ एक जो वैज्ञानिकों ने जो साइंस कह रही है उसको मैंने माना, उनको अपनाया और आज देखिए एक छोटे से कारण से मेरी इनकम, एक कारण ये भी है डबल होने का, बाकी और जैसे सब में मैंने बताया थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रही है, इस कारण से भी इनकम बढ़ रही है। और सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास बुल है, वो कैसा है क्या है, सॉर्टेड सीमन आप लाइए, उसके वो बुल की जो जो पूरा उनका रिकॉर्ड है बुल की मदर का, वो आप देख के लाइए। सॉर्टेड सीमन आ गया है, मैं तो पहले महंगा लाता था लेकिन अभी करीब 400 में सरकार देने लगी, आने वाले इस बजट में ले लिया है, तो मुझे लग रहा है ये 200 से 150 से 200 रुपये में आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं समझता हूँ इस महीने में एंड तक आ जाएगा। तो पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि सॉर्टेड सीमन लें, जिससे कि एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो भी बछड़े पैदा होते हैं अपन छोड़ देते हैं उनको, तो दूसरे किसानों के खेतों में नुकसान करते हैं, रोड पे एक्सीडेंट होता है, इधर इधर ये, तो एक तो ये फायदे हो जाएंगे। और अभी सरकार नंदीशाला खोल रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जब 10% ही बछड़े आएंगे जो जितने यूज हैं, तो कितना पैसा वो बचेगा, तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे, इस तरह से अकेली इनकम ही डबल नहीं हो रही, ये बछड़ों से जो इधर उधर नुकसान करते हैं और रोड पे एक्सीडेंट है उससे भी हमें निजात मिलेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप सॉर्टेड सीमन को अपनाएं, जिससे कि आपको बहुत तरह के फायदे हों। बिल्कुल सही बात है। आप नवीन नवीन तकनीकें सॉर्टेड सीमन तक का उपयोग कर रहे हैं और आजकल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और आईवीएफ टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं। क्या आपने इन तकनीकों को भी अपने फार्म पर उपयोग किया है, ईटीटी या आईवीएफ का? ईटीटी एनडीडीबी की टीम से मैंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सबसे पहले प्रारंभ किया, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, इसलिए कि मेरे पास ज़्यादा लीटर वाली गाय कम थी और जिसमें ट्रांसफ़र करना था वो गायें भी कम थी। तो 2 या 3 रिजल्ट आए जो मैंने सोचा था। लेकिन अभी जो तकनीक आई है ना आईवीएफ, पहले ये थी कि आपकी गाय से ही वो अंडे लेंगे और फिर उनको उनकी छोटी सी लैब में तैयार करके उन्हीं को आपकी गायों को ट्रांसफ़र करेंगे। आईवीएफ का है कि अब वो अंडे लेके आएंगे, कम से कम 24 लीटर दूध देने वाले उसके बुल के, जिसकी माँ के दूध था, यानी अच्छे होंगे और किसी तरह की डिजीज नहीं होगी, डिजीज फ्री होंगे वो। और वो किसान भाइयों, अगर आपके पास 10-20 जितने भी है पशुधन अगर ज़्यादा है, गायें हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखिए कि मेरे जो 20 लीटर वाली एक गाय है उसमें मैं 2.5-3 साल में एक एक बछड़ी तैयार करते करते कितना टाइम लग जाता। अब मेरे यहाँ तो ऐसी 50 गाय तैयार हैं, तो मैं 50 अंडे 50 गायों में करूँगा तो उनके बच्चे एक साथ 20-22 लीटर वाली बछड़ियाँ पैदा होंगी। तो आप देखिए कि 3-4 साल में तो मेरी जो 200 गायों का हार्ट है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। और मैं ही नहीं, पूरे देश के पशुपालन में ये बहुत बड़ा चेंजेज आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसको मैंने अनुभव कर लिया नज़दीक से। पशुपालन भाइयों आप तैयार हो, ये आने वाली है, लेकिन इसमें कम से कम 8-10 गाय होनी चाहिए आपके पास देसी नस्ल की, जिसमें ये तकनीक अपनाई जाए। और पशुपालन भाई है वो वेटनरी डॉक्टर हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उनकी बात को बहुत कम मानते हैं। वैक्सीनेशन के लिए कहते हैं, डिवर्मिंग के लिए कहते हैं,
आपका मिनरल मिक्सर के लिए कहते हैं, हम लोग मानते नहीं है। पशुपालन भाइयों, आप वेटरनरी साइंस की जो भी बातें हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी के नज़दीक हो, इनकी कॉलेज हो, आजकल तो इनके पशु विज्ञान केंद्र खुल गए। आपका जोगनेर के पास पशु विज्ञान केंद्र का वीसी साहब और मंत्री जी और आदरणीय डायरेक्टर साहब थे, मैं भी गया था, उसकी बिल्डिंग बन रही है, तो मीटिंगें हो रही हैं, मैं भी समय समय पर जाता हूँ। तो आप लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज और राजूवास की जो भी पशु विज्ञान केंद्र है उनसे जुड़िए और वहाँ सीखिए। जो आज मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने एग्रीकल्चर न पशुपालन, लेकिन इन साइंस को मानता हूँ और इन्हीं वैज्ञानिकों से जुड़ जुड़ के, इनसे सीख के आज देखो मैं भी फार्मर साइंटिस्ट बन गया। तो मेरा निवेदन है कि आप विज्ञान को माने और ये तकनीकी जो दे रही है हमारे यूनिवर्सिटी और दूसरे जो संस्थान, उनको अपनाएं तो अपनी इनकम डेफिनेट बढ़ेगी और अन्य फायदे होंगे वो अलग है। और पूरा का पूरा अपना जो पशुधन का जो तरीका है पालने का है, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अवाना जी, जो आपने जो मार्केट तैयार किया है, देसी गोवंश की बात करें, दूध की बात करें, घी की बात करें, गोबर गौमूत्र की बात करें, तो हमारा जो गांव में किसान पशुपालक भाई बैठा है, तो आपको तो क्या है, जयपुर के आसपास मिल गया है मार्केट, है ना? अगर जो गांव में है जहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है, वो इसको किस तरह संगठित करे, इसको किस तरह बढ़ावा दे कि ताकि देसी गोवंश के दूध का और घी को एक उसको मार्केट मिल सके और एक अच्छा पैसा मिल सके। ये इस आपका जो अनुभव है इस क्षेत्र में, क्योंकि आपने भी जीरो से शुरुआत की है, 2 गाय से शुरुआत की है, आज आप 200 गाय तक पहुंच गए हैं। इसमें आपके जो अनुभव है, अनुभव से हमारे पशुपालकों को बताएं कि वो मार्केट को कैसे डेवलप करें। देखिए पशुपालक भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके आसपास 50 किलोमीटर तक भी कोई बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और कोई अच्छी तहसील है जहाँ आपको मार्केट मिलेगा। डेफिनेट कोरोना के बाद देसी गाय के दूध की और घी की डिमांड बढ़ी है। सबसे पहले तो आप वहाँ जुड़िए और आप 1-2 लीटर से शुरू करिए, आप प्रचार प्रसार करिए वहाँ। अगर कोई पशुपालक भाई उनसे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर है, तो मेरा निवेदन है कि वो उसके बाई प्रोडक्ट तैयार करें, पनीर बनाए, घी बनाए। बाकी ज़्यादा तो नहीं, इसकी छोटी छोटी मशीनरी है, घी बनाना तो हर पशुपालक भाई जानता है, पनीर का भी ज़्यादा कोई नहीं है। और इसकी मार्केटिंग करें। दूध देखिए आपका बीएमसी नहीं है और नहीं बिका तो खराब होने के चांस है। आप घी को तो आप आयुर्वेद तो कहता है कि 100 साल रखे रहो, कुछ नहीं बिगड़ता उसको। देसी गाय का जो घी है, तो आप उसको आराम से मार्केटिंग करके बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे। अगर दूध से नहीं मिल रहा है तो बाई प्रोडक्ट बना के लें, दूरी है तो। लेकिन अगर कोई युवा, अगर मेरा निवेदन है कोई नई डेयरी खोलना चाह रहा है, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ का देख ले कि वो एक 50, 55, 60 किलोमीटर में कोई कस्बा हो जहाँ मार्केटिंग ईजी हो जाए। और दूर वालों से निवेदन है कि बाई प्रोडक्ट करके अपनी मार्केटिंग करें। और आप देखिए कि विदेशों में भी कोरोना के बाद तो जो भारतीय रहते हैं वो घी को अपनाने लग गए हैं। मैंने अभी एक्सपोर्ट में ट्राई नहीं की, लेकिन कर रहा हूँ, तो डेफिनेट है। और एक एफपीओ बन रहे हैं अभी, तो एफपीओ एग्रीकल्चर में और फ्रूट वेजिटेबल में है, उसके अलावा पशुपालन से रिलेटेड भी एफपीओ हैं। आपके आसपास कोई इस तरह का एफपीओ काम कर रहा है पशुधन पे, तो आप उसकी भी पता करें, उससे भी जुड़ जाएं, तो भी आपको काफ़ी लाभ होगा। ये मार्केटिंग का तो आपको खुद को ही अपना फंडा तैयार करना पड़ेगा। देखा किसान भाइयों, छोटी-छोटी बातें जो हमारे अवाना जी ने बताई है, ज ज नई तकनीकों को अपनाने की बात करें, जैविक खेती की बात करें, दूध को मार्केटिंग करने की बात करें, इनसे ही आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और एक सफल, एक प्रगतिशील पशुपालक, एक अवॉर्डी पशुपालक बन सकते हैं। और ये मिसाल आपके ही बीच में से हमारे सुरेंद्र जी अवाना ने जो है प्राप्त की है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आ सकते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक प्रबंधन से, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अवाना जी खुद कह रहे हैं कि इन्होंने आर्ट्स के विद्यार्थी होते हुए भी जो है साइंस को समझा है और नई-नई तकनीकों को अपना रहे हैं। तो हमें साइंस सीखनी नहीं है, साइंस को समझना है, उसको उपयोग में लाना है। और अगर हम ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों को उपयोग में लाएँगे, तो हम हमारे पशुपालन को जो है आर्थिक रूप से उन्नत कर सकते हैं, अपनी समृद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। हुँ।
अंत में मैं अवना जी यही बात कहूंगा कि आप हमारे पशुपालक भाइयों को कोई आपके अनुभव के माध्यम से आपने बातें बहुत सारी बताई हैं, फिर भी कुछ पंक्तियों में कि कोई एक युवा पशुपालक पशुपालन शुरू करना चाहता है तो उसको क्या सुझाव देंगे कि किन बातों का विशेष रूप से वो ध्यान रखें ताकि वो प्रगतिशील पशुपालक बन सके। देखिए पशुपालक भाइयों, और खास तौर से साहब ने जिक्र किया युवा कोई डेयरी खोलना चाहता है, तो मेरा निवेदन एक तो ये है कि सभी किसानों का माइंड सेट हो गया है कि कृषि और पशुपालन आज की तारीख में भी वो मानने को तैयार नहीं है कि घाटे का सौदा है। तो आपके अपने परिवार में पहले चर्चा करिए, हवा निकालने वाले बहुत हैं, और आप बिल्कुल पैसेंस के साथ काम करें। क्या होता है सर कि युवा जाते हैं सीए के पास लोन लेने के लिए कि साहब 10 गाय ले लो, नाबार्ड से सब्सिडी मिलेगी, और 10 गाय 10-10 लीटर वाली ले लो, और वो 100 लीटर हो गया, 100 इंटू मान लो वो 50 रुपये भी बेचते हैं, तो इतनी आपकी इनकम होगी, उससे बाढ़ चारा लिया हो फिर भी आपके कुछ बचेगा, उससे बैंक की किस्त। ये जो फार्मूला बताते हैं, इस पे काम करते हैं, वो सब फेल हो रहे हैं। हर साल काफ़ी डेयरी खुलती हैं और 3-4 साल में बंद होती है, और फिर युवा हिम्मत नहीं करते। तो युवाओं से मेरा कहना है कि पेशेंस रखो, 2 या 3, जैसे उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है 2-3 साल मेंटली प्रिपेयर है कि बिजली का बिल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी। आप भी एक उद्योग शुरू कर रहे हो, इसको डेयरी उद्योग बोलो, और 2-3 साल तक उसमें से मत लो, जो भी आए उसके अंदर लगाते रहो। और जब आप 10 गाय लाओगे और उनके नहीं खरीदोगे तो 8-10 बछड़ी आएंगी, 2.5 साल के बाद वो जब गाय बनेगी, और आप देखिए कि हर साल सॉर्टेड सीमेंट यूज करेंगे, बछड़ियां पैदा होगी, और हर 2.5 साल के बाद में आपके उनकी सेल करो और उससे इनकम लो, और गोबर गोमूत्र से लो, सिर्फ दूध के भरोसे करके, और आप ये किस्त चुकाओगे, क्या होगा, अगले महीने 90 लीटर हो जाएगा, फिर 80 लीटर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, एक साथ 10 खरीदी, एक दिन आपका दूध 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे काम नहीं करके 2-2 वीकली लाएं, और जिस दिन पहली गाय लाए लास्ट वाली लाओ, वो ड्राई हो जाए तो वो ब्याई। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पैसेंस रख के और उद्योग का दर्जा देख के आप करोगे, डेफिनेट सफल होगे। और मैंने इसी फार्मूले पे काम किया और मैं सफल हूँ। कोई भी पशुपालक भाई आके देख सकता है। ये मेरा निवेदन है सर। मूल मंत्र आपने सिखा दिया, मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हमें पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना पड़ेगा, एक उद्योग के रूप में अपनाना पड़ेगा, तभी पशुपालन जो है सार्थक होगा। और खेती के साथ पशुपालन को जोड़ना पड़ेगा। हम परंपरागत रूप से पहले खेती के साथ पशुपालन करते थे, चाहे कितना ही बड़ा किसान हो, चाहे उसके पास 100 बीघा हो, चाहे किसी के पास 1 बीघा हो, पशु उसके घर में होते थे। धीरे धीरे हम इससे विमुख होते गए। हमने खेती को प्योरली इंडस्ट्री मानते हुए हमने पशुपालन से उसको अलग कर दिया। अब वो समय वापस आ गया है। खेती और पशुपालन को हमें जोड़ना पड़ेगा। एकीकृत खेती, समन्वित खेती हमें करनी पड़ेगी, और जैविक खेती की तरफ भी हमें अग्रसर होना पड़ेगा, क्योंकि हमने फर्टिलाइजर के नुकसान बहुत सारे झेल लिए हैं। बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हमें हमारी परंपरागत खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा। आज कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा सुरेंद्र जी अवाना जी को कि आज आपने जो मिसाल पैदा की है, जो नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय जो गोपाल रत्न आपने प्राप्त किया है, उसकी भी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह राजस्थान प्रदेश को अवार्ड दिलाते रहें और हमारे पशुपालकों के लिए एक मिसाल बनते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमसे जुड़े, हमारे पशुपालकों को घर बैठे देसी गाय से कैसे अधिकार प्राप्त करें इसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग साहब का भी। आप किसी कारणों से आज नहीं जुड़ पाए, आपकी व्यस्तता है, पर आपका जो पशुपालकों से लगाव है, और अवाना जी से भी आप मिल चुके हैं और आपने अवाना जी का कार्य भी देखा है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसी तरह आपके मार्गदर्शन पे ये विश्वविद्यालय किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए कार्य करता रहे और पशुपालकों की आर्थिक उन्नति होती रहे। इसमें विश्वविद्यालय के प्रयास रंग लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और धन्यवाद आप सभी पशुपालकों का, किसान भाइयों का, कि जो विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, और इसके व्यूअर्स जो हैं बहुत ज्यादा हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे
हम चौथे बुधवार को एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए राम राम से। धन्यवाद अमाना। वंदन राजू वास, अभिनंदन राजू